हेलो स्टूडेंट, कल्याणी IAS अकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको MPPS मेंस एग्जाम के लिए सेकेंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासन संरचना। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं लोक प्रशासन के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो आज के टॉपिक के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि लोक प्रशासन के सिद्धांत का अर्थ क्या है और इसके बाद में इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं और इन सिद्धांतों से जुड़े हुए विद्वान कौन कौन हैं। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं लोक प्रशासन के सिद्धांत। तो देखिए, इसमें पहले इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ है कि लोक प्रशासन विषय से संबंधित अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धति को हम लोक प्रशासन के सिद्धांत कहते हैं। आ रहा समझ में? तो जो लोक प्रशासन एक विषय होता है, तो इससे संबंधित हम जो भी अध्ययन करते हैं और इसकी जो अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धति होती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, लोक प्रशासन कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में लोक प्रशासन के सिद्धांत को हमें संगठन के सिद्धांतों के अंतर्गत पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो संगठन के सिद्धांत को पढ़ने से पहले आपको यह जानना जरूरी होगा कि संगठन किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले संगठन का अर्थ। तो संगठन का अर्थ होता है कि निश्चित व्यक्ति समूह द्वारा निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले कार्यों को ही संगठन कहते हैं। सारा समझ? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो संगठन क्या है, यह 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो व्यक्तियों का समूह होता है और उनके द्वारा एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो कार्य किया है, उसको हम क्या कहते हैं, संगठन। ये आपको ध्यान रखना है। तो 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। तो एक तो इसका सरल अर्थ ये है और इसके बाद इसका दूसरा अर्थ ये होता है। तो दूसरा अर्थ यह है कि संगठन का तात्पर्य किसी कार्य को योजनाबद्ध रूप से संपन्न करना है और संगठन शब्द का उद्भव टू ऑर्गेनाइज से हुआ है, जिसका तात्पर्य होता है तैयार करना। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो संगठन शब्द होता है, तो संगठन शब्द का उद्भव या इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो आपको याद रखना है टू ऑर्गेनाइज से। ठीक है, और इसका तात्पर्य क्या हो जाता है, तैयार करना। ठीक है फ्रेंड, तो ये इसका अर्थ आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए आगे जो संगठन शब्द होता है, तो संगठन शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में किया जाता है। तो संगठन शब्द का प्रयोग 3 अर्थ में किया जाता है। तो 3 अर्थ कौन कौन से हो जाते हैं, तो देखिए इसमें पहला अर्थ होता है, ठीक है, इसका प्रथम अर्थ। तो प्रथम अर्थ है कि संरचना का ढांचा तैयार करना। तो जो भी संगठन है उसका एक ढांचा हमको तैयार करना पड़ता है, इसका एक प्रारूप तैयार करना पड़ता है। ठीक है, तो ये होता है इसका पहला अर्थ। दूसरे अर्थ में इसका उपयोग क्या है, तो दूसरा अर्थ में हो जाता है कि उसका निर्माण करना। तो जो भी संगठन बनाए उसका निर्माण आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कितने सदस्य आपको रखना है, कौन कौन होंगे, किस किस को किस पद पर बैठाया जाएगा, ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद तीसरा आता है स्वयं संरचना। तो इसकी आपको संरचना भी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ विद्वानों के द्वारा इसकी परिभाषाएं दी गई है। तो पहले है इसमें देखिए J.D. मूने के अनुसार। तो मूने ने इसका अर्थ बताया है। तो इन्होंने कहा है कि संगठन सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक मानवीय सहयोग होता है या मानवीय प्रयास होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मूने के अनुसार संगठन क्या है, तो ये आपको लिखना होगा। इसके बाद फिर लोक प्रशासन के अगले विद्वान का नाम है L.D. वाइट। तो जो L.D. वाइट है, इन्होंने क्या कहा है संगठन के बारे में, तो इन्होंने कहा है कि संगठन का अर्थ कर्मचारियों की उस अवस्था से है जो विषयों को प्राप्ति के लिए कार्यों एवं उत्तरदायित्वों को विभाजित कर स्थापित की जाती है। ठीक है, ये L.D. वाइट ने इसका अर्थ बताया है संगठन का। ठीक है फ्रेंड, तो इसको आपको याद रखना है। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें आगे, अब अगला इसमें एक विद्वान आता है एलवुड। तो एलवुड ने क्या कहा है, तो एलवुड ने कहा है कि जीव विज्ञान के लिए जो महत्व सूक्ष्मदर्शी का होता है तथा खगोल विज्ञान के लिए खगोल विज्ञान के उपयोग के लिए दूरबीन का जो उपयोग होता है, या फिर यूँ कह सकते हैं अपन कि जो खगोल शास्त्री होते हैं, तो खगोल शास्त्री खगोल का अध्ययन करने के लिए जो दूरबीन महत्वपूर्ण होती है, ठीक है, उसी प्रकार से वही उपयोग और वही महत्व सामाजिक विज्ञानों के लिए वैज्ञानिक पद्धति का होता है। ठीक है, और यही वैज्ञानिक पद्धतियाँ उपागम, सिद्धांत या दृष्टिकोण, ठीक है, या विचारधारा या वैचारिक विचारधारा या वैचारिक प्रतिमान नामों से भी जानी जाती है। तो ये एलवुड ने कहा है, जो आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में कि 20वीं सदी के प्रारंभ में संगठन के सिद्धांतों के व्यवस्थित अध्ययन की शुरुआत होती है।
ठीक है। तो लगभग 1980 के बाद में 1980 के बाद में देखते हैं कि विश्व में कुछ विद्वान हैं जिन्होंने लोक प्रशासन के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो इसमें ऐसे कुछ विद्वानों के नाम है जो आपको याद रखना है, जैसे लूथर गुलिक का नाम आता है, लिंडल उर्विक, हेनरी फेयोल, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, इसके बाद फिर मैक्स वेबर, फिर एल्टन मेयो, फिर चेस्टर बर्नार्ड, हार्वर्ड साइमन और फ्रेडरिक्स। ये ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने संगठन के सिद्धांतों का वर्णन किया है। इसके बाद फिर लोक प्रशासन के या लोक प्रशासन में संगठन के सिद्धांत आज भी विकास की प्रक्रिया में है और लोक प्रशासन में अध्ययन के सिद्धांतों या उपागमों का एक क्रम से विकास हुआ है। इसी आधार पर हम देखते हैं कि कुछ विद्वान है जिसका नाम है, दो विद्वान हैं इसमें, कास्ट और रोजनबिंग। तो कास्ट और रोजनबिंग ने इस विकास को 3 कालों में विभाजित किया है। तो ये 3 काल कौन कौन से हो जाते हैं? तो इसमें देखिए, एक हो जाता है परंपरावादी सिद्धांत या शास्त्रीय सिद्धांत या शास्त्रीय सिद्धांतों का काल। दूसरा हो जाता है मानव संबंधवाद आंदोलन या फिर व्यवहारवादी काल। तीसरा होता है आधुनिक या व्यवस्थावादी काल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कास्ट एवं रोजनबिंग के अनुसार थे। तो इन्होंने 3 कालों में विभाजित किया था इस विकास को, जो सिद्धांत के विकास का काल था, इसको 3 कालों में बांटा है, जो आपको याद रखना है। तो 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कास्ट एवं रोजनबिंग जैसे विद्वानों ने लोक प्रशासन के सिद्धांतों के काल को कितने भागों में बांटा है? तो 3 काल आपको याद रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद देखिए कि जो लोक प्रशासन के सिद्धांत होते हैं, तो लोक प्रशासन के सिद्धांत को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। अब 2 भाग इसके कौन कौन से हो जाते हैं? तो एक हो जाता है सार्वभौमिक सिद्धांत और दूसरा होता है पारिस्थितिक सिद्धांत। ठीक है, अब पहला होता है सार्वभौमिक सिद्धांत। अब सार्वभौमिक सिद्धांत को पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सार्वभौमिक का अर्थ क्या होता है। तो सार्वभौमिक का अर्थ होता है सभी जगह एक समान रूप से विद्यमान, तो उसे कहते हैं सार्वभौमिक। ठीक है, तो ऐसा सिद्धांत जो सभी जगह व्याप्त होते हैं, सभी जगह समान रूप से लागू होते हैं, तो ऐसा सिद्धांत को हम सार्वभौमिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जो सार्वभौमिक सिद्धांत होते हैं, तो सार्वभौमिक सिद्धांतों में 3 सिद्धांतों की चर्चा की जाती है। कौन कौन से? तो एक होता है शास्त्रीय सिद्धांत, दूसरा वैज्ञानिक सिद्धांत, इसके बाद फिर तीसरा हो जाता है नौकरशाही सिद्धांत। ठीक है, और इन सिद्धांतों ने आंतरिक तथ्यों पर अधिक ध्यान दिया था। इसके बाद फिर दूसरा आता है पारिस्थितिक सिद्धांत, जो परिस्थिति के अनुसार सिद्धांत का प्रतिपादित हो, तो ऐसा सिद्धांत को पारिस्थितिक सिद्धांत कहते हैं। या बाहरी वातावरण के आधार पर जो सिद्धांत तैयार किए जाते हैं, तो उसे हम पारिस्थितिक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है ये, तो पारिस्थितिक सिद्धांत में बाह्य वातावरण या बाहरी वातावरण पर बल दिया जाता है, क्योंकि हर संगठन बाहरी वातावरण से प्रभावित होता है या बाहरी वातावरण से कार्यशील होता है, और इस प्रकार संगठन एवं वातावरण में परस्पर प्रक्रिया बनी रहती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको याद रखना है। तो मुख्य रूप से जो लोक प्रशासन के सिद्धांत हैं, उन्हें 2 भागों में बांटा गया है, सार्वभौमिक और पारिस्थितिक सिद्धांत। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखें कि ये जो सार्वभौमिक सिद्धांत और पारिस्थितिक सिद्धांत होता है, इसे फिर अलग अलग भाग में बांटा गया है। तो इसके अलग अलग भाग कौन कौन से हो जाते हैं फ्रेंड? तो देखिए इसमें जो संगठन के सिद्धांत हैं, उसको 2 भाग में बांटा गया है। तो पहला बताया हमने आपको सार्वभौमिक सिद्धांत और दूसरा बताया था हमने आपको पारिस्थितिक सिद्धांत। अब जो सार्वभौमिक सिद्धांत होता है, इसको पुनः 3 भागों में बांटा जाता है। तो 3 भाग कौन कौन से हो जाते हैं? तो पहला होता है शास्त्रीय सिद्धांत, दूसरा होता है वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत और तीसरा होता है नौकरशाही सिद्धांत। तो यहां से आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि संगठन का जो सार्वभौमिक सिद्धांत होता है, उसे कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये तीनों सिद्धांत के नाम आपको याद रखना होगा फ्रेंड। फिर इसके बाद में दूसरा है पारिस्थितिक सिद्धांत। और ये जो पारिस्थितिक सिद्धांत होता है, तो इसे फिर से 3 पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। तो इसके 3 भाग कौन कौन से हो जाते हैं? तो इसके 3 भाग होते हैं। पहला देखिए मानवीय संबंध सिद्धांत, दूसरा होता है व्यवहारवाद सिद्धांत और तीसरा होता है व्यवस्था सिद्धांत।
तो ये 3 पार्ट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 नंबर में। तो 3 नंबर में अगर आपसे पूछा जाए कि संगठन के सिद्धांत लिखिए, तो 3 नंबर में आपको कैसे लिखना है, जैसे हमने आपको यहाँ पर ये बताया, फ्लो चार्ट बनाकर दिखाया है, ऐसा फ्लो चार्ट बनाकर आपको भी एग्जाम में लिखना होगा। ठीक है। और अगर अलग से ये सार्वभौमिक सिद्धांत पूछा जा रहा है तो ये लिखना होगा आपको। और अगर अलग से फिर ये पूछा जा रहा है, ठीक है, इसको पारिस्थितिक सिद्धांत को अगर पूछ रहा है 3 नंबर में कि पारिस्थितिक सिद्धांत क्या है और इसके भाग बताइए, तो आपको इसका अर्थ बताकर ये 3 नाम इसके लिखने होंगे। ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए, इसमें सार्वभौमिक सिद्धांत में शास्त्रीय सिद्धांत शुरू हो जाता है। अब जो शास्त्रीय सिद्धांत है तो इसे ही प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब जो प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांत है या शास्त्रीय सिद्धांत है, इसको अन्य नामों से जाना जाता है। तो इसके कौन कौन से नाम होते हैं, तो देखिए इसमें, तो जो प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांत होता है इसे प्रबंध प्रक्रिया सिद्धांत कहा जाता है। पहला नाम याद रखना है आपको। ठीक है, प्रबंध प्रक्रिया सिद्धांत। फिर इसके बाद दूसरा होता है, इसी को शास्त्रीय सिद्धांत कहते हैं, इसी को यांत्रिक सिद्धांत कहते हैं, इसी को औपचारिक संगठन सिद्धांत या औपचारिक संगठन विचारधारा कहते हैं, इसे ही परंपरागत सिद्धांत कहते हैं, इसे ही संरचनात्मक सिद्धांत कहते हैं या संरचना सिद्धांत कहते हैं, इसे ही कुशलता सिद्धांत कहा जाता है, इसे ही प्रशासनिक सिद्धांत कहते हैं, इसे ही संरचनात्मक सिद्धांत या पुरातन सिद्धांत कहते हैं। तो इतने नामों से इसे जाना जाता है फ्रेंड। और इंग्लिश में इसके लिए एक वर्ड है जो आपको ध्यान रखना है, क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, तो क्लासिकल थ्योरी या एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ये इसको कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां से आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो परंपरावादी सिद्धांत होता है, शास्त्रीय सिद्धांत होता है, इसके विचारक कौन कौन है या इसके समर्थक कौन कौन है। तो इसके समर्थकों में आपको नाम याद रखना होगा। तो देखिए इसमें इसका कुछ विचारक है या इसका कुछ समर्थक है, जिसमें आता है हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक, लिंडल उर्विक, इसके बाद फिर जेम्स डी मूने, एस.सी. रेले, मेरी पॉर्कर फॉलेट या एम.पी. फॉलेट भी कहते हैं इन्हें, इसके बाद फिर आर. सेल्डन। ये ऐसे विद्वान हैं जो प्रशासनिक प्रबंध के या फिर शास्त्रीय सिद्धांत के या परंपरावादी सिद्धांत के या यांत्रिक सिद्धांत के समर्थक हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब ये परंपरावादी सिद्धांत क्या है तो इसको मैं आगे आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब इसके बाद फिर एग्जाम में आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रबंध प्रक्रिया का पिता किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रबंध प्रक्रिया है तो प्रबंध प्रक्रिया का पिता हेनरी फेयोल है। ठीक है, हेनरी फेयोल को कहा जाता है। तो प्रबंधन के बारे में या मैनेजमेंट के बारे में अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम जो विचार प्रस्तुत किए थे वो हेनरी फेयोल ने किए थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए आगे शास्त्रीय सिद्धांत के लक्षण। ठीक है, तो जो शास्त्रीय सिद्धांत होते हैं उनके लक्षण कौन कौन से होते हैं, तो देखिए इसमें पहला लक्षण यह होता है कि यह सिद्धांत निर्माण पर बल देता है, शास्त्रीय सिद्धांत। दूसरा है कि यह आदर्शात्मकता पर बल देता है, यह आदर्शात्मकता पर जोर देता है। फिर इसके बाद में अगला है यह उत्पादन केंद्रित होता है। ठीक है, मतलब उत्पादन पर जोर देता है यह सिद्धांत। फिर इसके बाद में अगला है यह औपचारिक संरचना पर आधारित होता है। ठीक है, इसमें कोई अनौपचारिकता नहीं होती, इसमें कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होते किसी के भी। ठीक है, इसके बाद में फिर जो भी नियम होते हैं कंपनी के या संगठन के, जो नियम होते हैं उसी के अनुसार आपको कार्य करना है। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें तार्किकता। ठीक है, तो तथ्य के आधार पर कार्य किया जाता है। फिर इसके बाद में बंद व्यवस्था। तो बंद व्यवस्था मतलब यहाँ पर बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद फिर अगला है वैज्ञानिकता। ठीक है, तो जो सिद्धांत होते हैं सब इसमें क्रमबद्ध होते हैं। फिर इसके बाद में अर्थ प्रधानता, मतलब इसमें पैसे को महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो इसी आधार पर फिर कुछ विद्वान है जो अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो ऐसे ही विद्वानों में नाम आता है हिग्स एवं गुलेट का। तो हिग्स एवं गुलेट कहते हैं कि शास्त्रीय सिद्धांत मूलतः व्यवस्था, तार्किकता, संरचना तथा विशेष सत्ता पर बल देता है, अर्थात कि श्रमिकों को आर्थिक मानव के रूप में देखा जाता है जिन्हें केवल आर्थिक प्रेरणाओं से ही प्रेरित किया जाता है। अर्थात सरल भाषा में आपको याद रखना है
कि इस सिद्धांत का यह मानना है कि श्रमिकों को, मनुष्य को सिर्फ और सिर्फ रुपए पैसों से ही खुश रखा जा सकता है, यह सिद्धांत मानता है। ठीक है, इसके बाद फिर अगले विद्वान का नाम आता है कि साइमन एवं मार्च, इन्होंने कहा, तो इन्होंने इसे प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांत कहा है। तो ये भी आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो शास्त्रीय सिद्धांत है, परंपरावादी सिद्धांत है, इसे प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांत किसने कहा है? तो ये साइमन ने कहा है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे अगला आ जाता है कि यह सिद्धांत 1937 में, जो शास्त्रीय सिद्धांत है, तो 1937 में गुलिक एवं उर्विक, तो लूथर गुलिक एवं लिंडल उर्विक, इनकी एक पुस्तक थी, उसकी पुस्तक का नाम था कि पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसका प्रकाशन हुआ। ठीक है, और इस पुस्तक में इस सिद्धांत के बारे में वर्णन किया जाता है और इसका प्रभाव 1950 तक रहा था। 1950 तक यह सिद्धांत शीर्ष स्तर पर रहा था और इस सिद्धांत की कुछ विशेषताएं बताई थी उन्होंने। तो इन्होंने बताई विशेषता इस सिद्धांत की कि संगठन के सिद्धांतों को विकसित करना है, इसके बाद फिर कार्य विभाजन करना है, फिर उनमें समन्वय की प्रभावकारी पद्धतियों का विकास करना है, फिर इसके बाद में कर्मचारियों पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु तो सत्ता के प्रयोग का समर्थन करना है। तो ये इन्होंने बताई थी इसकी विशेषता, इस शास्त्रीय सिद्धांत की इस पुस्तक में इन्होंने विशेषता बताई है। तो यहां से आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लूथर गुलिक और लिंडल उर्विक ने एक कौन सी पुस्तक लिखी थी जिसका प्रकाशन 1937 में हुआ था? तो इस पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड, फिर इस पुस्तक में इन्होंने शास्त्रीय सिद्धांत की कुछ विशेषताएं बताई है जो आपको हमने अभी बताई है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए लोक प्रशासन के शास्त्रीय अथवा पारंपरिक सिद्धांत में निम्नलिखित विद्वानों के सिद्धांतों को शामिल किया जाता है। तो जो शास्त्रीय सिद्धांत है उसमें कुछ विद्वानों के सिद्धांत शामिल किए गए हैं। तो कौन कौन से विद्वान हैं और उनके सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो देखिए इसमें पहले विद्वान का नाम आता है यहाँ पर हेनरी फेयोल। ठीक है, फिर इसके बाद में लूथर गुलिक एवं लिंडल उर्विक, इनके द्वारा शास्त्रीय सिद्धांत का या फिर यांत्रिक सिद्धांत का समर्थन किया गया है। इसके बाद फिर अगले विद्वान का नाम आता है मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर का सिद्धांत का नाम है नौकरशाही सिद्धांत। तो इसने नौकरशाही पर वर्णन किया है या नौकरशाही पर विचार व्यक्त किया है। फिर इसके बाद में नाम आता है टेलर का। तो टेलर का सिद्धांत है वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत। ठीक है, तो ये विद्वान है जिन्होंने शास्त्रीय सिद्धांत का समर्थन किया है। तो यह भी आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसके बाद फिर आगे देखिए हेनरी फेयोल ने सबसे पहले अपनी पुस्तक जिसका नाम था इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट 1916 में प्रकाशित होती है। ठीक है, तो 1916 में जब यह बुक लिखी गई थी और इसमें हेनरी फेयोल ने प्रशासन के सिद्धांतों का वर्णन किया था और इसमें इसने प्रशासन के कितने सिद्धांत बताए थे? तो इसमें इसने प्रशासन के 14 सिद्धांत बताए थे जो आपको ध्यान रखना है। तो 3 नंबर में यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हेनरी फेयोल ने 1916 में एक कौन सी पुस्तक लिखी थी जिसमें प्रशासन के 14 सिद्धांत का वर्णन किया गया है? तो ये आपको ध्यान रखना है, इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। इसमें प्रशासन के 14 सिद्धांत हेनरी फेयोल ने बताए हैं। ठीक है, अब ये सिद्धांत कौन कौन से हैं तो जब इसका अलग से टॉपिक आएगा तो पूरा उसका विस्तृत वर्णन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यह सिद्धांत वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन के दौर में आगे बढ़ा तथा वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांतों की लोकप्रियता के पश्चात यह अधिक प्रसारित होता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसमें कि ये जो शास्त्रीय सिद्धांत है या परंपरावादी सिद्धांत है या यांत्रिक सिद्धांत है, इसकी 4 विशेषताएं होती हैं। तो इसकी 4 प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? तो पहली विशेषता तो यह है कि कार्य विभाजन, मतलब यह है कि यांत्रिक सिद्धांत यह कहता है कि हर व्यक्ति का अपना अपना कार्य अलग होना चाहिए और जिस व्यक्ति को जो कार्य सौंपा जाए वह कार्य वही व्यक्ति करे जिससे वह कार्य सौंपा गया है। तो इसको कहते हैं कार्य विभाजन। उदाहरण के लिए अगर कोई मैनेजर है तो वह सिर्फ मैनेजिंग का काम करे, अगर कोई प्रबंधक है तो वह सिर्फ प्रबंधन का काम करे, अगर फिर कोई दूसरा मान लो चपरासी है तो वह सिर्फ चपरासी का कार्य करे। इसके बाद फिर अगर कोई मशीन ऑपरेटर है तो वह सिर्फ मशीन ऑपरेटर का ही काम करे, दूसरा काम न करे।
तो ऐसे कार्य विभाजन की बात यह करता है यांत्रिक सिद्धांत। दूसरा होता है पद सोपान। पद सोपान का मतलब क्या हो जाता है कि इसमें एक पदों की सीढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो पदों की सीढ़ी मतलब यहां पर पद सोपान का अर्थ होता है, इसका चित्र इस प्रकार से बनता है पद सोपान का, ठीक है। तो इसमें इसके टॉप पर एक अधिकारी होता है और इसके अधीनस्थ बहुत सारे कार्मिक होते हैं, ठीक है। और ये जो उच्चाधिकारी होता है तो यह उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को आदेश देता है, ठीक है, इनको सबको आदेश देता है। तो आदेश हमेशा ऊपर से नीचे आता है। फिर इसके बाद में जो अधीनस्थ होते हैं तो ये अधीनस्थ प्रतिवेदन हमेशा ऐसे नीचे से ऊपर की ओर देते हैं अपने अधिकारी को। तो ऐसे इसमें पदों का पद सोपान होना चाहिए, पदों की सीढ़ी होना चाहिए। तो इसमें एक निश्चित क्रम होता है पदों का, उसी को कहते हैं पद सोपान। तो यह सिद्धांत पद सोपान पर जोर देता है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा जैसे अपन इसमें जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में तो सरकारी संगठनों में भी व्यवस्थाएं हो चुकी है। जैसे अपन देखते हैं कि उच्च पद पर प्रबंधक होता है, फिर इसके बाद प्रबंधक के अंडर में असिस्टेंट मैनेजर होगा, फिर उसके बाद मैनेजर के बाद में यूडीसी, फिर एलडीसी और तमाम उसमें कार्मिक होते हैं, ठीक है। तो ऐसे पदों का एक इसमें क्रम होता है जिसको हम पद सोपान कहते हैं। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है निर्वैयक्तिकता। अब निर्वैयक्तिकता का अर्थ क्या हो जाता है कि इसमें निष्पक्ष होकर कार्य किया जाता है, तटस्थ होकर कार्य किया जाता है, इसमें स्वार्थ रहित होकर कार्य किया जाता है, उसे कहा जाता है निर्वैयक्तिकता। इसके बाद फिर अगला आता है कार्यकुशलता। तो जिस कार्मिक को जो कार्य किया दिया जा रहा है वह अपने कार्य में कुशल हो, ठीक है, अपना कार्य करने में दक्ष हो और अपना काम ठीक तरीके से करे, दक्षता पूर्वक कार्य करे और शीघ्रता से करे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद कि यह जो सिद्धांत होता है यांत्रिक सिद्धांत या शास्त्रीय सिद्धांत होता है तो यह दो प्रमुख विश्वासों पर आधारित होता है। तो इसमें दो प्रमुख विश्वास कौन कौन से हो जाते हैं? तो पहला देखिए इसमें कि यह संगठनात्मक नियोजन इसके उद्देश्यों एवं कार्यों के अनुसार किया जाता है जो निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, पहला विश्वास। दूसरा होता है कि संगठन की योजना को मूर्त रूप देने के लिए कार्मिकों की आवश्यकता होती है, अतः कार्मिक संगठन के अंग होते हैं। अगर कर्मचारी नहीं होंगे तो काम कौन करेगा संगठन में, आ रहा समझ में। इसके बाद फिर जो भी संगठन होता है तो उसमें कोई न कोई उसका निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर अब आगे देखिए इसमें, तो ये तो थे इसके विश्वास पर आधारित, यह सिद्धांत दो विश्वास पर आधारित था जो मैंने आपको बताए हैं। अब इसके बाद देखिए अगला जाता है कि जो शास्त्रीय सिद्धांत है तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं या इसके कुछ मान्यताएं हैं। तो इसकी कौन कौन सी विशेषताएं या मान्यताएं हैं तो देखिए इसमें, तो पहला हो जाता है कि यह प्रबंधन को एक तकनीक समस्या मानकर अपना सारा ध्यान कुशलता पर केंद्रित करता है। और इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है कुशलता, मतलब कार्य में दक्षता, इफिशियंसी। फिर मितव्ययिता, मितव्ययिता का मतलब कम संसाधनों का उपयोग करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना, ये होती है मितव्ययिता। फिर इसके बाद में प्रभावशीलता, ठीक है, तो जो कार्य किया जाए वह प्रभावकारी हो, ठीक है, ये है इसकी पहली विशेषता। दूसरी विशेषता यह है कि सत्ता ऊपर से नीचे तथा जवाबदेहता नीचे से ऊपर चलती है। इसके बाद फिर अगला है कि यह सिद्धांत व्यवस्था, तार्किकता, संरचना व विशेषज्ञता पर बल देता है तथा श्रमिकों को आर्थिक मनुष्य के रूप में देखता है जिन्हें केवल आर्थिक प्रेरणाओं से ही प्रेरित किया जा सकता है। मतलब जो भी संगठन में काम करने वाले कर्मचारी हैं या कार्मिक हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे देकर या उनका वेतन देकर या उन्हें सिर्फ आर्थिक सहायता देकर या आर्थिक प्रेरणाओं से ही उन्हें प्रेरित किया जा सकता है। यह सिद्धांत यह मानता है, ये इसकी विशेषता है। इसके बाद फिर इसके समर्थक संगठन की औपचारिक संरचना पर बल देते हैं और इनका मानना है कि संगठन की समस्त समस्याएं इसकी संरचना में ही जन्म लेती हैं, ठीक है। अतः वैज्ञानिक आधार पर ही संगठन की संरचना होनी चाहिए, ये इसमें विद्वानों का विचार है। फिर इसके बाद में अगला है कि प्रशासन के, ठीक है, अगला है प्रशासन के निश्चित सिद्धांतों को अपनाकर उसे अधिकतम
कुशल, मितव्ययी और प्रभावशाली बनाने पर बल दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है इसमें कि यह सिद्धांत सामान्यतः सरकारी व गैर सरकारी एवं निजी प्रशासन में कोई भेदभाव नहीं करता, दोनों को समान मानता है यह सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद फिर इस विचारधारा को मानने वाले अधिकांश विचारक सभी प्रकार के संगठनों में प्रशासन को एक जैसा सिद्धांतों पर आधारित मानते हैं। फिर इसके बाद में यह सिद्धांत संगठन में कार्यरत कार्मिकों तथा उनके दायित्वों को अलग करके देखता है और यह संगठन की औपचारिक संरचना पर बल देता है। इसमें अनौपचारिक संबंध नहीं पाए जाते। यह सिद्धांत यह मानता है कि जो संगठन है तो संगठन में जो भी व्यवहार होते हैं या अधिकारी और कर्मचारियों के बीच में जो संबंध होते हैं वह सिर्फ और सिर्फ औपचारिक संबंध ही होना चाहिए, अनौपचारिक संबंध पर बल नहीं देता यह सिद्धांत। ठीक है, तो इसी कारण से तो इस सिद्धांत की आलोचना भी की जाती है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद फिर यह सिद्धांत यह मानता है कि कानून, नियम, प्रक्रिया, इसके बाद ढांचा तथा नियंत्रण प्रणाली ही प्रशासन प्रबंधन में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसके बाद फिर अगला है कि इस सिद्धांत की यह मान्यता है कि प्रत्येक प्रशासनिक संगठन एक औपचारिक ढांचा है जो पूर्व निर्धारित नियमों, सिद्धांतों, इसके बाद फिर कार्य प्रक्रियाओं के अनुसार संचालित होता है तथा प्रशासनिक संरचना एवं इसके अन्य अंग चार्ट एवं नियमावली के द्वारा स्पष्ट किए जाते हैं। इसके बाद फिर अब देखिए इसमें जो शास्त्रीय सिद्धांत है इसकी कुछ दार्शनिक विशेषताएं हैं। तो इसके दार्शनिक विशेषताएं कौन कौन सी है तो देखिए, तो इसके पहली दार्शनिक विशेषता होती है स्वैच्छिक। तो अभी इससे पहले हमने जो आपको बताया है वह शास्त्रीय सिद्धांत की मान्यता या विशेषताएं थी। अब ये क्या है विशेषताएं, तो ये भी है परंतु ये दार्शनिक विशेषताएं, मतलब इसके संबंध को विचार व्यक्त करते हुए इसकी विशेषताएं बताई गई है, तो इसलिए इन्हें दार्शनिक विशेषताएं कहते हैं। क्योंकि जो दार्शनिक शब्द होता है यह दर्शन से मिलकर बनता है और दर्शन का अर्थ होता है विचार। ठीक है, तो अब इसके कुछ वैचारिक या फिर कुछ दार्शनिक विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता है इसकी फ्रेंड स्वैच्छिक। तो इस सिद्धांत का यह मानना है कि संगठन में कार्यरत कोई कार्मिक अपने साथियों तथा सामाजिक नियंत्रण से मुक्त रहता है। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरा आ जाता है तार्किकता। ठीक है, तो इसका अर्थ यहाँ पर बताया गया है कि तथ्यों में विश्वास करना या तथ्यों पर आधारित कार्य करना, वह होती है तार्किकता। ठीक है, तो संगठन में विवेक सम्मत ढंग या सैद्धांतिक रीति से कार्यों को निष्पादित करना, यह होती है तार्किकता। तर्क के आधार पर इसमें कार्य किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला है इसमें अर्थ प्रधानता। तो यह सिद्धांत या यह दृष्टिकोण कार्मिकों को प्रोत्साहन हेतु आर्थिक कारकों को महत्व देता है और गैर आर्थिक कार्यों को महत्वहीन मानता है। मतलब इस सिद्धांत की यह मान्यता है कि मनुष्य को कैसे खुश रखा जा सकता है। तो ये बोलता है सिद्धांत कि मनुष्य को सिर्फ आर्थिक रूप से खुश रखा जाता है, मतलब उसको रुपए पैसे देकर, वेतन देकर ही खुश रखा जा सकता है। बाकी जो गैर आर्थिक संसाधन होते हैं या गैर आर्थिक कारक होते हैं उनसे मनुष्य को खुश नहीं रखा जा सकता। ठीक है, इसके बाद फिर अगला है आंतरिक। तो संगठन में कार्यरत कर्मचारी को सिर्फ अपने सहकर्मियों से पृथक मनुष्य के रूप में देखता है और यह सजीव एवं निर्जीव में अंतर नहीं करता। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें यांत्रिक। तो यह सिद्धांत संगठन को मशीन मानता है तथा मनुष्य, मतलब जो कार्मिक होता है, तो मनुष्य को मशीन का पूर्जा माना जाता है। और समझ में, इसीलिए इस सिद्धांत को यांत्रिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। मतलब संगठन क्या है, एक मशीन है और उसमें जो काम करने वाले कर्मचारी वो क्या है, संगठन के पुर्जे हैं, मतलब मशीन के भाग हैं। ठीक है, अतः यह संगठनात्मक व्यवहार को कोई महत्व नहीं देता। मतलब यह सिद्धांत व्यवहार पर कोई महत्व नहीं देता है, यह व्यवहार को बढ़ावा बिल्कुल नहीं देता। इसके बाद फिर अगला है गतिहीनता। तो यह सिद्धांत
गतिशील नहीं है, इसलिए यह सिद्धांत परंपरागत विचारधारा कहलाता है और यह संगठन को जड़ संगठन के रूप में देखता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये इसके कुछ दार्शनिक विशेषताएं थी जो आपको याद रखना है। 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो शास्त्रीय सिद्धांत है, परंपरागत सिद्धांत है, इसके दार्शनिक विशेषताएं लिखिए, तो ये आपको लिखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखें इस सिद्धांत विद्वानों के सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से विद्वान हैं और उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, तो उनके बारे में आपको याद रखना है। तो देखिए इसमें इस सिद्धांत के शुरुआती विद्वान जिसका नाम है हेनरी फेयोल, इन्होंने संगठन की सभी गतिविधियों को 6 समूहों में बांटा था। तो कौन कौन सी वे 6 गतिविधियां हैं, तो पहली गतिविधियां होती तकनीकी गतिविधि, मतलब जो संगठन होता है तो उसमें तकनीक का उपयोग जरूर किया जाना चाहिए। फिर इसके बाद में व्यापारिक गतिविधियां होती है, मतलब इसमें जो भी काम करेगा या फिर जो भी कंपनी का बॉस होता है या मालिक होता है वह व्यापार उसको करना ही पड़ता है, मतलब कुछ सामान यहाँ से लाएगा कुछ वहाँ से लाएगा। ठीक है, तो सामानों का आयात निर्यात उसको करना पड़ता है। फिर इसके बाद में वित्तीय गतिविधियाँ, तो इसमें पैसों का लेन देन भी होता है। फिर इसके बाद में रक्षात्मक गतिविधियाँ, मतलब जो भी सामान है तो उसकी रक्षा भी करना जरूरी होगा। फिर इसके बाद में लेखांकन गतिविधियाँ, मतलब कितना पैसा आया कितना पैसा गया, तो इसका लेखांकन भी होना जरूरी होगा। इसके बाद फिर प्रबंधकीय गतिविधियाँ, तो जो भी संगठन होगा तो उसमें प्रबंध का होना बहुत जरूरी है। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा, अगर प्रबंध सही नहीं होगा तो वह संगठन खत्म हो जाएगा। ठीक है, या जो भी कंपनी है उसमें अगर मैनेजमेंट ठीक से नहीं होगा तो वह कंपनी लॉस में जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेनरी फेयोल के अनुसार संगठन की या कोई भी कंपनी है उसकी कौन कौन सी 6 गतिविधि है, तो ये गतिविधियां आपको लिखनी होगी। इसके बाद फिर अगला आ जाता है हेनरी फेयोल के द्वारा प्रशासन के 5 तत्वों की पहचान की गई है। तो प्रशासन के 5 तत्व कौन कौन से हैं, तो इसमें पहला तत्व होता है नियोजन, मतलब प्लानिंग करना। ठीक है, तो कोई सा भी संगठन हो, कोई भी कार्य शुरू करने के पहले योजना बनानी पड़ेगी। अगर योजना नहीं बनाओगे तो संगठन सफल नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले योजना का बनाना जरूरी होता है। दूसरा होता है संगठन। ठीक है, तो अगर हम कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो एक संगठन होना चाहिए, एक व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जिनका उद्देश्य हो कुछ। फिर इसके बाद में उसका निर्देशन होना जरूरी है। ठीक है, निर्देश देना जरूरी है समय समय पर। जो भी उच्चाधिकारी है तो उच्चाधिकारी अपने अधीनस्थों को समय समय पर निर्देश दे। इसके बाद फिर समन्वय, कोऑर्डिनेशन, प्रयत्नों की समकालिकता हो, सभी में तालमेल हो। ठीक है, अगर सभी सदस्य या संगठन के सारे सदस्य अगर मिलजुल कर कार्य करते हैं, ठीक है, मिलजुल कर कार्य तो करें परंतु सब में तालमेल भी होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। फिर इसके बाद में नियंत्रण, तो संगठन में नियंत्रण भी होना जरूरी है। अगर नियंत्रण नहीं होगा तो सब अपनी मनमानी करेंगे। ठीक है, जिसके कारण संगठन लॉस में जा सकता है या संगठन को हानि हो सकती है। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें हेनरी फेयोल के द्वारा संगठन ने जो हेनरी फेयोल है तो इसने संगठन के 14 सिद्धांत बताए थे। तो इसने संगठन के 14 सिद्धांत बताए हैं, तो वे कौन कौन से सिद्धांत है फ्रेंड, आपको याद रखना है। तो देखिए इसमें संगठन के 14 सिद्धांत, जिसमें पहला सिद्धांत आता है कार्य विभाजन। ठीक है, अब कार्य विभाजन का मतलब पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, मतलब जो कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, संगठन में कार्य करने वाले लोग हैं, अब वह चाहे अपना सरकारी संगठन हो चाहे निजी संगठन हो। ठीक है, तो दोनों ही संगठनों में या दोनों ही प्रशासन में कार्यों का विभाजन होना जरूरी है। सबका कार्य अलग अलग होना चाहिए, जिसको जो भी कार्य सौंपा जाए वह व्यक्ति वही कार्य करे। ठीक है, इसके बाद फिर अगला है कि सत्ता एवं उत्तरदायित्व। ठीक है, तो इसमें सत्ता एवं उत्तरदायित्व मतलब जो अधिकारी वर्ग होगा, ठीक है, ये आदेश दिया जाता है। फिर इसके बाद में उत्तरदायित्व, तो इसमें जो भी अधीनस्थ होंगे उनके कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है अनुशासन, तो अनुशासन बहुत जरूरी होता है। इसके बाद फिर आदेश की एकता, तो इसमें आदेश देने वाला एक होना चाहिए। फिर इसके बाद निर्देश की एकता, तो इसमें भी निर्देश देने वाला एक ही होना चाहिए। अगर ज़्यादा होंगे आदेश देने वाले तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है।
इसके बाद फिर अगला आता है इसमें व्यक्तिगत हितों की सामान्य हितों के समक्ष अधीनता। ठीक है, तो इसमें व्यक्तिगत जो हित होते हैं तो व्यक्तिगत हित की सामान्य हितों के समक्ष अधीनता होना जरूरी होता है। फिर इसके बाद में कार्मिकों का पारिश्रमिक, मतलब जो भी काम करने वाले कर्मचारी हैं तो उनको पारिश्रमिक दिया जाए, मतलब उन्हें वेतन जरूर दिया जाए, फ्री में काम न करवाएं। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है केंद्रीकरण। तो केंद्रीकरण मतलब किसी एक व्यक्ति के हाथ में शक्ति होना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला है पद सोपान, मतलब इसमें पदों की एक सीढ़ी होना चाहिए। ठीक है, इसमें पदों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। फिर इसके बाद में अगला आता है क्रम व्यवस्था। तो इसमें जो भी कार्य करें, जो भी काम हो या जो भी अधिकारी हो, इनकी एक व्यवस्था हो, एक निश्चित क्रम में इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद फिर अगला आता है समता, मतलब इसमें समानता को बढ़ावा दिया जाए। फिर इसके बाद में अगला है कार्मिकों के कार्यकाल में स्थिरता। तो जो भी कर्मचारी काम करे तो उसके कार्यकाल में स्थिरता हो, एक निश्चित समय तक उससे कार्य करवाया जाए। ऐसा नहीं कि 2-4-6 दिन काम करवाए और उसको हटा दिया, तो ऐसे में बार बार भर्ती करने में समस्याएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है पहल। जो भी अधिकारी है, कर्मचारी है, काम करेगा संगठन में तो उसमें पहल करने की क्षमता होनी चाहिए। इसके बाद फिर सहयोग की भावना होनी चाहिए। जितने भी उसमें काम करने वाले कार्मिक हैं सभी के अंदर सहयोग की भावना होनी चाहिए। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करने की भावना का होना बहुत जरूरी होता है। तो ये हेनरी फेयोल ने संगठन के 14 सिद्धांत बताए हैं फ्रेंड, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए मूने एवं रेले। ठीक है, तो मूने एवं रेले के 4 सिद्धांत संगठन के, तो मूने ने और रेले ने संगठन के 4 सिद्धांत बताए हैं। तो ये 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो देखिए, तो पहला सिद्धांत है समन्वय, वही प्रयत्नों की समकालिकता, मतलब मिलजुल कर कार्य करना है। इसके बाद फिर तालमेल भी होना जरूरी है। तो समन्वय के बारे में इन्होंने कहा है कि मूने ने, तो इसे संगठन का प्रथम सिद्धांत कहा है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मूने ने संगठन का प्रथम सिद्धांत किसे माना है, तो संगठन के प्रथम सिद्धांत इन्होंने माना है समन्वय को, ये आपको ध्यान रखना है और इसमें मूने का नाम याद रखना है। इसके बाद फिर दूसरा होता है पद सोपान। तो मूने और रेले ने स्केली प्रोसेस या इसे सीढ़ी प्रक्रिया कहा है। तो सीढ़ी प्रक्रिया क्या है, तो वही पद सोपान। ठीक है, तो सीढ़ी प्रक्रिया मतलब इसमें उच्च स्तर पर एक अधिकारी होगा और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो वैसे वैसे इसमें अधिक कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जाती है, और अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो कार्मिकों की संख्या घटती जाती है, जिसका डायग्राम बनाकर मैंने आपको पहले बताया था। इसके बाद फिर अगला आता है श्रम विभाजन। तो श्रम विभाजन मतलब कि इसमें जितने भी कार्मिक होते हैं तो सभी का अलग अलग कार्य होता है, सब अपना अपना कार्य करते हैं, जिसको जो कार्य सौंपा जाता है वह कार्य करता है। फिर इसके बाद में सूत्र एवं स्टाफ। अब सूत्र एवं स्टाफ ये क्या है, तो इसको लाइन एंड स्टाफ कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक ऐसा व्यक्ति होगा जो काम करेगा, ठीक है, जो फील्ड वर्क करेगा, और एक स्टाफ। इसमें स्टाफ वाला क्या करेगा, तो स्टाफ वाला सारी जो भी सामग्रियां हैं ये उपलब्ध कराता है, और एक इसमें होगा फील्ड वर्क करने वाला। तो जो फील्ड वर्क करेगा वह होगा इसमें सूत्र, और जो सुविधाएं प्रदान करता है वह क्या होता है, स्टाफ। ठीक है, तो ऐसे सूत्र एवं स्टाफ इसमें होते हैं जो आपको याद रखना होगा। अब इसके बाद में अगला आता है लूथर गुलिक। तो लूथर गुलिक ने प्रशासन के कार्यक्षेत्र को पोस्ट कॉर्ब में समाहित किया है। तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, जो लूथर गुलिक है, तो लूथर गुलिक ने जो प्रशासन के कार्यक्षेत्र है उसको किसमें सम्मिलित कर लिया है, पोस्ट कॉर्ब में। अब पोस्ट कॉर्ब क्या है, तो पोस्ट कॉर्ब में देखिए पहला होता है पी फॉर हो जाता है यहाँ पर प्लानिंग, और प्लानिंग को हिंदी में कहते हैं नियोजन या योजना बनाना। तो किसी भी संगठन को स्थापित या किसी भी संगठन को सफल बनाने के लिए योजना का होना बहुत जरूरी है। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले योजना बनाना जरूरी होता है। दूसरा होता है संगठन ऑर्गेनाइजिंग। तो इसमें सभी सदस्यों का या कार्मिकों का समूह होना बहुत जरूरी है, सबको संगठित करके रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है स्टाफिंग। तो इसमें भर्ती करना जरूरी होता है कार्मिकों की। ठीक है, तो देखो पी,
फिर इसके बाद में O, फिर इसके बाद ये S, फिर इसके बाद D, तो D4 यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्टिंग, मतलब समय समय पर उन्हें निर्देश देना भी जरूरी होता है। फिर इसके बाद C, तो C4 हो जाएगा यहाँ पर CO, ठीक है, CO कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय या तालमेल या प्रयत्नों की समकालिकता होना जरूरी है सभी के बीच में। फिर इसके बाद में आता प्रतिवेदन, जिसको R फॉर रिपोर्टिंग, मतलब इसमें जो अधीनस्थ होंगे ये अपने उच्च अधिकारी को प्रतिवेदन देते हैं या इन्हें रिपोर्ट देना चाहिए। फिर इसके बाद में आता बजट, तो बजट से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, तो लास्ट में आता है B4 हो जाएगा बजट, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि कितना पैसा आया कितना पैसा गया, इसका लेखा जोखा बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अगर बजट ठीक से नहीं होगा तो कोई भी संगठन सफल नहीं हो सकता। तो बजट हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जैसे हर व्यक्ति के घर का ही बजट होता है, फिर इसके बाद में सरकार का ही बजट होता है, चाहे वह राज्य सरकार हो, चाहे हमारी केंद्र सरकार हो, चाहे हमारी स्थानीय सरकार हो, बजट सभी का होता है, ठीक है। तो ये इसने बताया लूथर गुलिक ने, जो आपको याद रखना होगा। तो लूथर गुलिक ने प्रशासन के कार्यक्षेत्र को पोस्ट कॉर्प में समाहित कर लिया है। इसके बाद फिर अगला आता है उर्विक ने संगठन के 8 सिद्धांत बताए हैं। तो जो लिंडल उर्विक होते हैं, तो लिंडल उर्विक ने संगठन के 8 सिद्धांत बताए हैं। तो ये 8 सिद्धांत कौन कौन से देखिए। तो पहला सिद्धांत इन्होंने बताया उद्देश्य का सिद्धांत, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि संगठन किसी उद्देश्य या लक्ष्य के अनुरूप कार्य करेगा, ठीक है। मतलब जो भी संगठन है तो वह एक उद्देश्य को ध्यान में रखकर, एक लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य करेगा, ये इन्होंने कहा है। इसके बाद फिर अगला जाता है अनुरूपता का सिद्धांत। तो संगठन में सत्ता एवं दायित्व में संतुलन होना चाहिए। इसके बाद फिर अगला जाता है उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो संगठन में अधीनस्थ से कार्य लेने का दायित्व उच्च अधिकारी का होना चाहिए। इसके बाद फिर अगला है पद सोपान का सिद्धांत। तो संगठन उच्च निम्न पदों की श्रृंखला पर आधारित हो। इसके बाद फिर अगला आता है नियंत्रण के क्षेत्र का सिद्धांत। तो जो उच्च अधिकारी होता है, तो उच्च अधिकारी सीधे तौर पर अपने अधीनस्थ, तो उसके अधीन जो भी होंगे 5 से 6, ठीक है, 5 से लेकर 6 से अधिक व्यक्तियों का निर्माण नहीं कर सकता और जिनके कार्य परस्पर संबंधित हो। मतलब नियंत्रण कितने व्यक्ति पर करना चाहिए, तो लिंडल उर्विक का कहना है कि 5 से 6 व्यक्तियों पर नियंत्रण करना चाहिए। इसके बाद फिर अगला आ जाता है विशेषज्ञता का सिद्धांत। तो संगठन में प्रत्येक कार्मिक एक विशिष्ट कार्य करे और जब कोई भी कार्मिक एक ही कार्य को बार बार करता है तो वह उस कार्य का एक्सपर्ट हो जाता है, उस कार्य का विशेषज्ञ हो जाता है। और जब कोई भी व्यक्ति किसी कार्य का विशेषज्ञ हो जाता है तो उसे वह शीघ्रता से करता है, कम समय में अधिक काम करता है। ये ऐसे लिंडल उर्विक के विचार हैं संगठन के बारे में। अब अगला देखिए फ्रेंड, इसमें अगला सिद्धांत आता है समन्वय का सिद्धांत। तो जो समन्वय का सिद्धांत है, यह संगठन की सभी इकाइयों के मध्य सहयोग हो, ठीक है। जितने संगठन में जितनी भी इकाइयाँ होती हैं तो सभी के मध्य सहयोग की भावना होना जरूरी है और सभी में तालमेल होना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद फिर अगला आता है निर्धारण का सिद्धांत। तो प्रत्येक कार्य का स्पष्ट विवरण होना चाहिए, ये इनका कहना है विद्वान का, ठीक है। तो जितने भी कार्य हो सभी का स्पष्ट विवरण हो, ठीक है, ताकि समझ आए कि कितना कार्य हुआ है कितना कार्य नहीं हुआ। तो फिर इसे आधार पर देखते हैं कि जो उर्विक थे, तो उर्विक के द्वारा फेयोल, मूने, रेले, टेलर और फॉलेट तथा ग्रेकुनाज के सिद्धांतों को मिलाकर इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें इसने 29 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। ये आपको याद रखना है फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लिंडल उर्विक थे, इन्होंने ये 29 सिद्धांत बताए हैं, तो इन 29 सिद्धांतों को किन किन विद्वानों के सिद्धांतों को इकट्ठा करके लिखा था। तो ये सभी सिद्धांतों के नाम आपको याद रखना है। और यह भी आपसे पूछा जा सकता है 3 नंबर में कि लिंडल उर्विक की वह बुक कौन सी है या उस पुस्तक का नाम क्या है जिसमें फेयोल, मूने, रेले, टेलर, फॉलेट और ग्रेकुनाज
जैसे विद्वानों के सिद्धांतों को एकत्र करके इसने लिखा है। तो ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है, लूथर गुलिक ने संगठन के 10 सिद्धांत बताए हैं। तो लूथर गुलिक के द्वारा बताए गए संगठन के 10 सिद्धांत देखिए इसमें, जिसमें पहला सिद्धांत होता है कार्य विभाजन का सिद्धांत। अब कार्य विभाजन का सिद्धांत या विभेदीकरण, इसका अर्थ आ जाता है सीधा सा, याद रखना आपको, कि हर व्यक्ति का अलग अलग कार्य हो, जितने भी कार्मिक हैं सबका अलग अलग कार्य होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद फिर अगला आता है विभागीय संगठनों के आधार पर। ठीक है। तो इसमें जो संगठन होता है वह किस आधार पर हो, तो विभागीय संगठन के आधार पर कार्य होना चाहिए। फिर इसके बाद में पद सोपान के द्वारा समन्वय हो, मतलब इसमें पद सोपान का पालन हो और उसके द्वारा फिर तालमेल स्थापित किया जाए या समन्वय स्थापित किया जाए। फिर इसके बाद सचेत समन्वय, तो समन्वय तो हो परंतु सचेत हो। ठीक है। इसके बाद फिर अगला है समितियों के द्वारा समन्वय हो, तो कुछ ऐसी समितियां बनाई जाएं जिनके माध्यम से समन्वय को बढ़ावा दिया जाए। इसके बाद फिर विकेंद्रीकरण को ध्यान में रखा जाए। ठीक है, मतलब शक्तियों का हस्तांतरण भी किया जाना चाहिए। फिर इसके बाद में एक इसमें आदेश की एकता हो, तो आदेश की एकता मतलब इसमें आदेश देने वाला एक होना चाहिए। इसके बाद फिर इसमें भी सूत्र और स्टाफ, ठीक है, इसको बढ़ावा दिया जाए या सूत्र एवं स्टाफ को भी संगठनों में स्थापित किया जाए। अब सूत्र और स्टाफ क्या है, तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताए हैं। सूत्र वे लोग होते हैं या वे होते हैं जो सीधा फील्ड वर्क करते हैं या जो कार्य क्षेत्र होता है वहाँ पर कार्य करते हैं, वे होते हैं सूत्र। और स्टाफ जो उन्हें सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है, या सामग्रियाँ पहुँचाते हैं, तो उसे कहते हैं स्टाफ। इसके बाद फिर अगला आ जाता है प्रत्यायोजन, इसको इंग्लिश में कहा जाता है डेलीगेशन। मतलब कि जब कोई भी उच्चाधिकारी अपना कार्य तथा कुछ शक्तियां जब अधीनस्थ को सौंपता है तो उसे प्रत्यायोजन कहते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है नियंत्रण का क्षेत्र। तो नियंत्रण का क्षेत्र का मतलब क्या है, तो किस व्यक्ति का नियंत्रण कहाँ तक होगा, ठीक है, उसे कहा जाता है नियंत्रण क्षेत्र या नियंत्रण का क्षेत्र। तो ये सब आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इनसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इससे पूछा जा सकता है कि लूथर गुलिक ने संगठन के कितने सिद्धांत दिए, तो 10 सिद्धांत दिए हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि उनके नाम लिखिए, तो ये आपको लिखना होगा। अब इसके बाद देखिए आगे, संगठन के शास्त्रीय या प्रशासनिक प्रबंध का महत्व। ठीक है, तो जो शास्त्रीय सिद्धांत होता है, परंपरागत सिद्धांत होता है, यांत्रिक सिद्धांत होता है, इसका महत्व क्या है। तो इसका देखिए पहला महत्व यह है कि इस सिद्धांत ने लोक प्रशासन को विज्ञान के रूप में स्थापित करने में सहायता प्रदान की है। ये पहली विशेषता इसका पहला महत्व है। फिर इसके बाद में दूसरा महत्व यह है कि प्रारंभिक सिद्धांत होने के कारण इसी उपागम या इसी दृष्टिकोण या इसी सिद्धांत के समर्थकों ने प्रशासन की परिभाषाएं, अवधारणाएं, इसके बाद में शब्दावलियों को इन्होंने प्रोत्साहित किया है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला महत्व है इसका कि संगठन के परंपरागत सिद्धांत ने अध्ययन एवं व्यवहार के रूप में प्रशासनिक सिद्धांतों की पृथक से या अलग से पहचान स्थापित कराई है। अगला महत्व इसका यह है कि इस सिद्धांत ने औद्योगिक संगठनों में उत्पादन बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर इसके बाद में अगला महत्व है कि इस सिद्धांत के द्वारा सत्ता, उत्तरदायित्व तथा प्रत्यायोजन की दिशा में स्पष्ट चिंतन की शुरुआत हुई है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब देखिए फ्रेंड, इसमें शास्त्रीय सिद्धांत की आलोचना। अब शास्त्रीय सिद्धांत की आलोचना किन आधारों पर की जाती है, तो देखिए इसमें पहला पॉइंट होता है कि मानवीय संबंधों की अस्वीकार्यता। ठीक है, तो यह उपागम या यह दृष्टिकोण संरचना तथा औपचारिकता पर बल देता है और संगठन में मानवीय संबंध को इसमें महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। इसमें मानवीय संबंधों को बढ़ावा नहीं दिया जाता, जबकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, मानव का जो मानवीय संबंध भी इसमें जरूरी होता है। ठीक है, अगर कर्मचारियों को खुश नहीं रखा जाएगा तो वह एक जैसा काम करते करते बोर हो जाते हैं, तो उन्हें खुश रखना भी जरूरी होता है। तो यह सिद्धांत मानवीय संबंधों पर जोर नहीं देता, ये इसकी आलोचना है। फिर इसके बाद में अगला है कि सिर्फ तथ्यात्मकता आधार। ठीक है, तो सिर्फ तथ्यात्मक आधार, इसका मतलब क्या हो जाता है, तो आलोचकों का यह मानना है कि यह संगठन के
चार्ट नियमों, कार्यविधि तथा कानूनों को प्राथमिकता देता है, जबकि वास्तविकता में प्रत्येक संगठन केवल उन्हीं तथ्यों पर आधारित होता है और न ही सभी तथ्य चार्ट के द्वारा समझे जा सकते हैं। फिर इसके बाद में अगली आलोचना हो जाती है इसकी कि संगठन और व्यक्ति पर संकुचित दृष्टिकोण। तो यह एक संकुचित दृष्टिकोण है जो संगठन और व्यक्ति को परस्पर संबद्धता नहीं बल्कि पृथकता की दृष्टि से देखता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है सिद्धांतों में सामंजस्यता नहीं। तो हार्वर्ड ए साइमन ने यांत्रिक दृष्टिकोण के कुछ मान्य सिद्धांतों की आलोचना की है और इन्हें कहावत कहा है, और कहावत कहकर इनका उपहास उड़ाया है, मतलब मजाक उड़ाया है। ठीक है, और इस उपागम का एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत को काटता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है अभिप्रेरणा एवं मूल्यांकन की कमी। ठीक है, तो मार्च एवं साइमन, ये जो दो विद्वान हैं, ये मार्च एवं साइमन ने अपने पुस्तक ऑर्गेनाइजेशन में यह स्पष्ट किया कि यांत्रिक विचारधारा में अभिप्रेरणा तत्वों की कमी होती है, मतलब मोटिवेट करने की कमी होती है। इसमें जो भी कार्मिक होते हैं उनको अभिप्रेरित नहीं किया जाता। ठीक है, और संगठनात्मक संघर्षों के कारण की चिंता नहीं थी, सूचना प्रक्रिया पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था। ठीक है, तो इसमें उन्होंने कहा कि जो संगठन के संघर्ष होते हैं तो संगठनात्मक संघर्षों के निवारण की चिंता इसमें नहीं की गई थी और सूचना प्रक्रिया पर भी ध्यान इसमें नहीं दिया गया था। ये इसकी कमियां बताई इन दोनों विद्वानों ने इस सिद्धांत की। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि सिर्फ प्रबंध पर झुकाव। तो कुछ विद्वानों का यह विचार है कि यह सिद्धांत प्रबंध दृष्टिकोण की ओर झुका हुआ है। यह प्रबंध तथा व्यक्तियों से संबंधित अन्य संगठनात्मक समस्याओं को गौण मानता है। फिर इसके बाद में अगला है सिर्फ मशीनी व्यक्ति युक्त संगठन मानना। तो यह सिद्धांत संगठन में व्यक्ति को एक मशीन की तरह विश्लेषित करता है, जबकि संगठन मानवीय तत्वों से युक्त होता है। ठीक है, मनुष्य मशीन नहीं है, मनुष्य में भावनात्मक लगाव होता है। ठीक है, मनुष्य में भावनाएं पाई जाती है। अगर मनुष्य के भावनाओं का सम्मान नहीं होगा तो वह ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा। इस आधार पर भी इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। फिर इसके बाद में मानवीय प्रेरणाएं, संबंध, कार्यकुशलता, ये सब अंतर संबंधित होती हैं। फिर इसके बाद में अगला है सिर्फ आदर्शवादी सिद्धांत है, न कि व्यवहारवादी। तो यह सिद्धांत एक आदर्शात्मक सिद्धांत है जो क्या होने पर बल देता है, न कि क्या है का अध्ययन करता है। ठीक है, अतः यह सिद्धांत व्यवहारवाद के बिल्कुल विपरीत होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है कि बंद इकाई के रूप में मानना। ठीक है, तो इसमें देखिए बंद इकाई के रूप में मानना, तो इसमें संगठन को एक बंद इकाई या व्यवस्था के रूप में इसे वर्णित किया गया है। मतलब इसमें बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये इनका ऐसा मानना है क्लासिकल थिंकर्स का, या जो परंपरावादी विचारक हैं उनका यह मानना है। जबकि संगठन कैसे होते हैं, संगठन जीवंत होते हैं जो बाहरी वातावरण को भी प्रभावित करते हैं और उससे प्रभावित भी होते हैं। इस आधार पर भी इसकी आलोचना हुई इस सिद्धांत की। फिर इसके बाद में अगला है सार्वभौमिक मानना। तो गुलिक तथा उर्विक ने प्रशासनिक सिद्धांतों की सार्वभौमिकता की चर्चा की है, जबकि वास्तविकता इससे अलग है, क्योंकि प्रशासनिक सिद्धांत केवल प्रशासनिक स्थिति को ठीक ढंग से समझने एवं उसका वर्णन करने के मापदंड मात्र है और उनका परीक्षण तथा स्वीकार्यता संभव नहीं है। फिर इसके बाद में अगली आलोचना आती है कि सिर्फ आर्थिक प्रोत्साहन को मानना। तो यह सिद्धांत संगठन में केवल आर्थिक प्रोत्साहनों तथा औपचारिक आदेशों को महत्व देता है, जबकि अनार्थिक प्रोत्साहन तथा अनौपचारिक संबंध भी संगठन की कार्यकुशलता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके आधार पर इस परंपरावादी सिद्धांत या शास्त्रीय सिद्धांत या यांत्रिक सिद्धांत की आलोचना की जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको सब ध्यान रखना है। अब इस टॉपिक से आपसे 3 नंबर में, 5 नंबर में और
11 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर लिखना होगा। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो शीघ्र ही आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।